पिछले भाग में कुमुद ने रॉय से टीना के बारे में सवाल किया था कि क्या वो उसे पसंद करता है। इस पर रॉय ने अपनी आर्म्स फोल्ड करते हुए कहा, नहीं, हमारे मन में इनके लिए कोई दया नहीं है। एक अच्छे पुरुष के मन में केवल उनकी जीवन संगनी के प्रति भावनाएं होनी चाहिए। फिर वो वहां से कूद गया और नीचे टेरेस से नीचे चला गया। कुमुद ने अपनी पॉकेट से लेस का पैकेट निकाला और कर्तव्य को ऑफर करते हुए कहा, ए जी, क्या आप ये खाना चाहेंगे? कर्तव्य ने अपनी आईब्रो उठाकर कहा, ये क्या था? कुमुद ने शर्माने का नाटक करते हुए कहा, एक पत्नी का अपने पति के साथ प्यार जो कि बांटकर खाने से बढ़ता है। कर्तव्य ने भी स्माइल करते हुए कहा, माई हॉट एंड ओल्ड वाइफ, थैंक यू। इतना कहकर उसने लोइस के पैकेट में झांका और गुस्से से कुमुद को लात मारी, जिससे कुमुद उफ दादी नीचे जा गिरा। कर्तव्य ने लेस पाने के लिए उसके पागलपन में शामिल होने का नाटक किया था, लेकिन उस कंजूस ने बस एक ही चिप्स छोड़ी हुई थी। कुमुद फर्श से कराहते हुए उठा और रोते हुए कहा, राजकुमार ने तो हमारे जीवन से रोमांस करने का अधिकार ही छीन लिया था। अब तुमसे थोड़ा दिल बहला रहा था तो तुम इतने निर्दयी हो रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम आजीवन कुंवारे रहोगे और कुंवारे ही मरोगे। कुमुद की बात सुनकर कर्तव्य नीचे कूदा और उसके बाल पकड़कर कहा, क्या कहा तूने दुष्ट? रुक तू। कुमुद ने भी उसके बालों को दोनों हाथों से पकड़ लिया और दोनों काफी देर तक झगड़ते रहे। रॉय ने जब ऊपर छत पर आकर देखा कि वो दोनों उसके पीछे नहीं हैं, तो वो वापस छत पर आया। उसे वो दोनों लड़ते हुए दिखाई दिए। उसने उन्हें लड़ते देख अपनी आंख से खोल कर कहा, आप दोनों। रॉय की आवाज सुनकर दोनों ने एक दूसरे के बाल पकड़े हुए ही रॉय की तरफ देखा। उसे देख दोनों झटके से अलग होकर खड़े हो गए, अपने बाल ठीक किए और दांत दिखाते हुए दोनों रॉय के पीछे पीछे नीचे चले गए। उन दोनों के जाने के बाद रॉय की नजर टीना पर पड़ी, जो सिकड़ी हुई वहां लेटी हुई थी। रॉय उसके पास गया और अपनी उंगली से उसे उठाने की कोशिश की। टीना की आंखें खुली तो उसके सामने रॉय का चेहरा था। वो उठी तो थोड़ी लड़खड़ा गई, जिससे उसने रॉय के कंधे पर अपने हाथ रख लिए। जब वो दोनों ऐसे खड़े ही थे, तभी एल्विस ऊपर आया था। उसे लगा कि वो दोनों किस करने वाले हैं। वो पूरे घर में रॉय को तलाशते तलाशते यहाँ आया था। वो उससे शादी के फैसले पर बात करना चाहता था, लेकिन ये सीन देखकर अब उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। वो वहां से मुड़ा और नीचे चला गया। टीना ने संभल कर अपने हाथ रॉय के कंधे से हटाए और कहा, थैंक्स। इतना कहकर वो नीचे आ गई। 1 महीने बाद संगीत की रात। शादी के सभी फंक्शंस के लिए मोना ने अपने और टीना के लिए सारी ड्रेसेस और ज्वेलरी सेम रखने को कहा था, और उधर गायत्री जी ने भी एल्विस और रॉय की शादी की शेरवानी एक जैसी बनवाई थी। उन्होंने ज्यादा गेस्ट को इनवाइट नहीं किया था। वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी उनकी होने वाली बहुओं की आइडेंटिटी का पता चले। वैसे तो वो रॉय की टीना के साथ शादी के खिलाफ थी, लेकिन उन्हें उनका बेटा इतने सालों बाद मिला है, इसलिए उन्होंने उसकी खुशी के बारे में सोचकर ज्यादा ऐतराज नहीं जताया। गायत्री जी इस बात को लेकर काफी परेशान थी कि उनके पति न ही रॉय की घर लौटने की बात सुनकर घर आए थे और न ही रॉय टीना की शादी की बात सुनकर घर आए थे। उनके लिए तो पैसे और प्रॉपर्टी से बढ़कर कुछ नहीं था। रॉय और एल्विस दोनों को ही इस शादी में अपने पिता का आशीर्वाद नहीं मिलने वाला था। एल्विस की तो पिता थे ही नहीं, लेकिन रॉय के होकर भी शादी में शामिल नहीं होने वाले थे। गायत्री जी जब अपने रूम में तैयार होते हुए अपने पति के न आने पर निराश महसूस कर रही थी, अभी उनके रूम के दरवाजे का नोक हुआ। रॉय ने उनके कमरे में आते हुए पूछा, माता, क्या हमें अंदर आने की अनुमति है? गायत्री जी ने आईने में रॉय को देखा और फिर उन्होंने अपनी व्हील चेयर घुमाकर कहा, बेटा, ये आपका ही घर है, इसमें इतना फॉर्मेलिटी करने की क्या जरूरत है? फिर उनकी नजर रॉय के कपड़ों पर गई तो उन्होंने कहा, अरे ये क्या, आपने अभी तक कपड़े नहीं बदले? प्रोग्राम शुरू होने वाला है। रॉय ने कहा, माता, हमें थोड़ा सिर में दर्द है, हम इसलिए ये रस्म नहीं निभा सकते। गायत्री जी ने अपनी व्हील चेयर रॉय के पास लाकर उसका हाथ पकड़कर कहा, आप मेरे बिस्तर पर लेटो। रॉय ने उनकी बात मानी और चुपचाप बिस्तर पर लेट गया और कंफ्यूजन भरी आंखों से गायत्री जी को देखा। गायत्री जी ने रॉय के पास आकर उसके सिर को मालिश करने लगी।
इससे आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा और फिर आप फंक्शन में जा पाओगे। रॉय ने अपनी आंखें बंद कर ली। मालिश करते करते थोड़ी देर बाद गायत्री जी ने फिर से कहा, रुद्र, आपको पता है जब आप नहीं थे तो हमने आपको कितना मिस किया। जब वो जवाब के लिए रॉय की तरफ देखने लगी तो उन्हें महसूस हुआ कि वो सो चुका है, इसलिए उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा और रॉय के ऊपर ब्लैंकेट ढककर वहां से अपनी व्हील चेयर को धक्का देते हुए चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। उन्हें लगा कि जब रॉय ठीक महसूस करेगा तो वो खुद फंक्शन में आ जाएगा। उनके जाने के बाद रॉय ने अपनी आंखें खोली और वो झट से उठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की। थोड़ी ही देर में रॉय के अंदर से कुछ चमकीली सी किरणें निकलने लगी और उसे सफेद छोटे छोटे बाल अब लंबे होकर हवा में लहरा रहे थे। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपनी एक उंगली उठाकर एक दीवार की तरफ इशारा किया और उसके सिर से कुछ बाल अलग होकर रूम में चारों तरफ फैल गए। ऐसा लग रहा था कि वो बाल दीवारों को छूकर कुछ ढूंढना चाहते थे। तो आखिर क्या थी रॉय की ये शक्ति? क्यों वह गायत्री जी के कमरे में आकर इस तरह की शक्तियों का प्रदर्शन कर रहा था? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए कहानी के आगे के एपिसोड सुनते रहें